नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने में। तो दोस्तों, मैं इस लॉकडाउन में NCERT 10th क्लास की मैथ लेकर आया हूं, जिससे कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम NCERT 10th क्लास की मैथ में सभी चैप्टर को एक एक करके करेंगे। और सबसे पहले मैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि NCERT 10th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 7 है, मैं इसे पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहली बात आती क्या है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक को x, y से प्रदर्शित करते हैं और इस x को हम हिंदी में बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। यदि हिंदी में देखा जाए तो हम किसी भी निर्देशांक को भुज कोमा कोटि कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भुज कोमा कोटि। अब बात आती है कार्तेतल। कार्तेतल होता क्या है? कार्तेतल निर्देशांक पद्धति होती है जिसमें हम किसी भी निर्देशांक को दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमने बताए थे कि x, y होते हैं, तो कार्तेतल में इसी प्रकार से बिंदुओं को दर्शाते हैं। अब यहाँ दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई होती हैं, या कह सकते हैं कि दो लाइन एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4। और ये जो लाइन होती है ये होती है x अक्ष की, और इधर तो होता है प्लस और इधर होता है माइनस। इसका मतलब कह सकते हैं कि राइट साइड प्लस के सिंबल प्लस की संख्या होंगी और लेफ्ट साइड माइनस के सिंबल मतलब माइनस की संख्या होंगी। ऊपर ये वाली लाइन जो होती है पूरी, ये y अक्ष की होती है, y अक्ष होता है y एक्सिस। ऊपर की साइड प्लस के सिंबल मतलब प्लस की संख्या, और नीचे की साइड माइनस के सिंबल मतलब माइनस की संख्या होगी। और जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम ओरिजिन मतलब O 0,0 होते हैं, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। अब जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। इन चतुर्थांश में हमें सिंबल पता होने जरूरी होते हैं, कौन से सिंबल होंगे कौन से नहीं होंगे। जैसे कि उसकी हेल्प के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2,3 कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इस बिंदु को बताने के लिए पहले हमें सिंबल्स का पता होना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश में ये प्लस और ये प्लस, ये इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो ये जो हमारा सिंबल होंगे यहाँ प्लस कोमा प्लस होंगे। पहले लेना है हमें x वाला और बाद में लेना है हमें y वाला, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी पहले x वाला लिया है और फिर y वाला। आइए आगे देखते हैं सेकंड चतुर्थांश में कौन से सिंबल होंगे। ये इस प्लस और इस माइनस के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ जो सिंबल होंगे माइनस कोमा प्लस होंगे। पहले हमने लिया है x वाला माइनस और फिर लिया है y वाला प्लस। तीसरे चतुर्थांश में कौन से सिंबल आते हैं? ये माइनस और माइनस के बीच में पड़ रहा है, यहाँ सिंबल होंगे माइनस कोमा माइनस। ये x का भी माइनस है और y का भी माइनस है। अब चौथे चतुर्थांश में कौन से सिंबल आएंगे? ये माइनस और प्लस के बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ सिंबल आएगा प्लस कोमा माइनस। पहले x अक्ष वाला और फिर y वाला, प्लस कोमा माइनस। अब देखते हैं कि 2,3 कौन से चतुर्थांश में आता है। देखिए, 2 के साथ भी प्लस है, 3 के साथ भी प्लस है, तो देखते हैं कौन से चतुर्थांश में होगा। यहाँ प्लस कोमा प्लस पहले चतुर्थांश में आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 2,3
पहले चतुर्थांश में है। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि बताइए 5 - 6 किस चतुर्थांश में होगा, तो देखिए 5 के साथ तो प्लस है, 6 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, ये चौथे चतुर्थांश में आ रहा है, प्लस कोमा माइनस। तो हम कह सकते हैं कि 5 - 6 चौथे चतुर्थांश में स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि -3 - 7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखते हैं यहाँ माइनस माइनस के सिंबल हैं, तो हमें उस चतुर्थांश को देखना है जहाँ दोनों ही सिंबल माइनस के हों। देखिए तीसरा चतुर्थांश है जहाँ माइनस माइनस के सिंबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि -3 - 7 तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ लिख देते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में है। चलिए एक और देखते हैं, -7 - 5 किस चतुर्थांश में है, ये माइनस का 7 है और ये 5 के साथ है प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में है, ये है हमारा दूसरे चतुर्थांश में। तो हम कह सकते हैं कि -7 - 5 दूसरे चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ लिख देते हैं दूसरा चतुर्थांश। तो कार्यतल में अब सिंबल्स का पता होना चाहिए कि किधर साइड प्लस की संख्या होती है, किधर साइड माइनस की संख्या। जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये प्लस की साइड, ये प्लस की संख्या होती है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में माइनस की संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो 0, 0 होगा, मतलब मूल बिंदु। तो इधर साइड संख्या जो होंगी प्लस की 1, 2, 3, 4 और 5, इधर साइड तो हुई प्लस की, और लेफ्ट साइड होंगी माइनस की, -1, -2, -3, -4 और -5। इसी तरह से हम y अक्ष पर भी देखेंगे कि ऊपर की साइड तो होंगी प्लस की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, और नीचे की साइड होंगी माइनस की संख्या -1, -2, -3, -4 और -5। तो इस तरह से हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं। याद रहे कि बस बीच में 0, 0 होगा मूल बिंदु। तो कार्यतल आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बात आती है मूल बिंदु। अभी आपको बता दिए हैं कि मूल बिंदु को हम ओरिजिन भी कहते हैं, जो कि 0, 0 होता है, और निर्देशांक भी बता चुके हैं कि निर्देशांक होता है x, y। मतलब x जो होगा वो x अक्ष पर लिखी हुई संख्या होंगी, चाहे वो प्लस की साइड हो चाहे माइनस की साइड, और जो y होगा वो y अक्ष की संख्या होंगी, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड, मतलब प्लस की हो या माइनस की। अब बात आती है कि x अक्ष पर निर्देशांक। x अक्ष पर x का तो हमने x ले लिया, मतलब x की कोई संख्या होगी, लेकिन y वाला लेंगे 0, क्योंकि x अक्ष पर y की कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए x अक्ष पर निर्देशांक हुआ x, 0। इसी तरह से हम y अक्ष पर भी निर्देशांक लेंगे कि y अक्ष पर y का फंक्शन, मतलब y की कोई संख्या तो होगी लेकिन x अक्ष की कोई संख्या नहीं होगी, इसलिए हम लेते हैं इसे 0, y। तो याद रहे दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहाँ x अक्ष पर x, 0 होगा और y अक्ष पर 0, y होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दूरी का सूत्र, जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। कि दूरी का सूत्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए होता है। इसमें जैसे कि हमने दो बिंदु मान लिए, एक मान ले यहाँ पर P और दूसरा बिंदु मान ले यहाँ पर Q। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक देखिए लाइन खींच लेते हैं, और P को मान लेते हैं x1, y1, और Q को मान लेते हैं हम x2, y2। क्योंकि यहाँ दो बिंदु हैं इसलिए हमने पहले में x1, y1 मान लिया और दूसरे को मान लिया हमने x2, y2। अब डिस्टेंस मान लेते हैं हम PQ बराबर √ होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 में से x1 घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 में से y1 घटा करके उसका स्क्वायर कर देना है, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यदि x1 में से x2 घटाएं और उसका स्क्वायर करें, मतलब x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 भी करेंगे तो उसका आंसर भी सही आएगा। देखिए PQ बराबर
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं और दोनों से ही आंसर बिल्कुल सही आएगा। यदि मात्रक देखें तो यहाँ हम उसका इकाई ले सकते हैं और जो क्वेश्चन में दिया हो उसके हिसाब से। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। बिंदु 5,1 तथा 9,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले बिंदु को P मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं Q, और ये लाइन खींच दी। तो पहला बिंदु हमारा 5,1 और दूसरा बिंदु है 9,4। तो डिस्टेंस निकालनी है PQ। फॉर्मूला लगा लेते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें पहचान करनी पड़ेगी कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो अब x2 माइनस x1 दिया हुआ है तो इसका मतलब 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दिया है, इसका मतलब 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हमारा 9। 16 और 9 25 और इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट मतलब 5 और यहाँ लिख देंगे इकाई। आगे बात आती है मूल बिंदु से किसी बिंदु तक की दूरी के लिए सूत्र क्या होगा। मतलब मूल बिंदु से हम किसी भी बिंदु तक की दूरी के लिए सूत्र लगा सकते हैं डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला इस डिस्टेंस वाले सूत्र से आया है। जैसे कि देखते हैं, हम मान लेते हैं मूल बिंदु, खैर मूल बिंदु तो हमारा 0,0 ही होता है और P को मान लेते हैं हम x, y। अब यदि मैं इसमें PO डिस्टेंस मतलब PO डिस्टेंस निकालूं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, और पहले फॉर्मूला लगाता हूं डिस्टेंस वाला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 माना, इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 दिया हुआ तो x माइनस 0 और फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 माइनस y1 दिया हुआ है, इसका मतलब y माइनस 0 कर लेंगे, y माइनस 0 का स्क्वायर। अब x में से कुछ संख्या घटाओ तो x ही रहेगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आ गया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। चलिए मूल बिंदु के सूत्र के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मूल बिंदु 0,0 और बिंदु इस हमने मान लिया P 5,3 और डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर मूल बिंदु के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है उसे डायरेक्ट कर लो। PO बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स का मान 5 है, ये इस बिंदु को हम x, y मान लेते हैं। तो ये हुआ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हुआ 25 प्लस 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9 और 25 में 9 जुड़ा 34। तो ये आया हमारा अंडर रूट 34 आंसर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ सवाल करते हैं एक्सरसाइज के 7.1 के, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, माना पहले बिंदु को मान लेते हैं हम P 2,3 और दूसरे को मान लेते हैं हम Q 4,1। हमें डिस्टेंस निकालनी है PQ। फॉर्मूला बता दिया है आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर
4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 1 गया 2, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए माइनस और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का स्क्वायर होने के लिए वो प्लस हो गया, तो 4 प्लस 4 8 हुआ, और हम 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 का एलसीएम तो आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ √2 ऐसा का ऐसा ही, ये हुआ आपका आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले बिंदु को मान लेते हैं P -5,7 और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं Q -1,3। तो P की डिस्टेंस निकालनी है, रूल होता है x2 - x1, तो -1 माइनस और ये -5 है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा +5 उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 - 7 का स्क्वायर अंडर रूट माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से बन गया 4 और बड़ी संख्या के साथ प्लस इसलिए यहाँ प्लस स्क्वायर। अब 3 में से 7 गया 4, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस इसलिए यहाँ पर आया माइनस स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 प्लस में ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर खोलने पर वो प्लस हो जाता है। 16 + 16 32, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 16, तो 16 का एलसीएम तो आ जाएगा हमारा 4 और √2 ऐसा का ऐसा ही। तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। पहले बिंदु को मान लेते हैं P A, B और दूसरे को मान लेते हैं Q -A, -B। डिस्टेंस निकालते हैं PQ बराबर √ x2 - x1, तो -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -v -b, तो -v का स्क्वायर। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -2b का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और a स्क्वायर ऐसा कैसा ही, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और b स्क्वायर का b स्क्वायर। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का एलसीएम जब करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा ही। तो ये हमारा आंसर आया 2 √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से आप दूरी वाले सूत्र के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आगे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमें क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प देंगे। जैसे कि कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस आकृति के या इन बिंदुओं से कौन सी आकृति बनेगी, तो वहाँ हमें कुछ इन कंडीशन की सहायता पड़ने वाली है। तो सबसे पहली बात आती है समबाहु त्रिभुज, जिसे हम इक्विलेटर ट्रायंगल बोलते हैं। समबाहु का मतलब, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। तो वो त्रिभुज जिसमें समान भुजा हो, मतलब जिसमें सारी भुजा समान हो। जैसे कि हमने यहाँ एक ट्रायंगल ले लिया है त्रिभुज, उसमें सारी भुजा मतलब सभी भुजा, ये वाली भुजा भी AB, दूसरी भुजा AC और ये तीसरी भुजा हमने BC, ये सारी भुजा क्या होंगे हमारी समान। तो हम कह सकते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर CA कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। या बोल देंगे कि जो बिंदु दिए हुए हैं वो बिंदु एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अब आगे कंडीशन है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु का मतलब, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें समान दो भुजा हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि यहाँ हमने एक ट्रायंगल लिया और इसमें दो भुजा कोई सी भी बराबर हमारी हो सकती हैं। जैसे कि मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, तो यहाँ कंडीशन फॉलो जो हो रही है वो AB बराबर होगी AC। अब आगे आते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।
सबसे पहले समकोण त्रिभुज देखिए होता क्या है, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाए, वो त्रिभुज जहाँ एक 90 डिग्री का एंगल हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और यहाँ इसमें जो कंडीशन फॉलो होगी, ये सबसे बड़ी भुजा जिसे हम कर्ण भी बोलते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होगी। ठीक है, तो ये जो इसकी कंडीशन जो होगी वो पाइथागोरस प्रमेय से ली गई है। सबसे बड़ी भुजा AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के स्क्वायर का ऐड। तो यहाँ AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर और उन दोनों को कर देना है प्लस। कहीं भी क्वेश्चन में यदि AC के स्क्वायर मतलब एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजा के स्क्वायर का ऐड हो तो हम कह सकते हैं वो समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए अब आगे आते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर का मतलब जिन दो भुजाओं में समान अंतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। मतलब देखिए ये दो भुजा हैं AB और DC, इन दोनों भुजाओं में समान अंतर होगा। डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ होगा उतना ही डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ, उतना ही डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ होगा। जैसे कि पैमाने से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नापते हैं, ये आएगी हमारी 3.5 की बैटरी है। यहाँ नाप लेते हैं 3.5 है और यहाँ भी 3.5 है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों भुजाओं में समान अंतर है और इन दोनों भुजाओं में भी समान अंतर है। यहाँ डिस्टेंस बराबर देखते चले आए और बिल्कुल सेम डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। AB बराबर होगा DC के एंड AD बराबर होगा इस BC के, और जो इनके विकर्ण हैं AC और BD वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। AC बराबर नहीं होगा BD के, तो कंडीशन फॉलो हो जाएगी समांतर चतुर्भुज की। आगे है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब, सम का मतलब जिसकी चारों भुजा समान हो, सम का मतलब समान, चतुर का मतलब चार और भुज का मतलब भुजाएं, जिसकी चारों भुजा समान हो कह सकते हैं कि समचतुर्भुज होगा। मतलब AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, DA भुजा वो चारों आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर होगा BC के बराबर CD बराबर DA, चारों भुजा आपस में बराबर। तो ये जो आपस में इसके विकर्ण हैं AC और BD वो भी आपस में बराबर होंगे, तो कह सकते हैं ये समचतुर्भुज हुआ। आयत में क्या कंडीशन है, देखिए आयत होता क्या है। सबसे पहले रेक्टेंगल, इसमें भी ये जो आमने सामने की भुजा वो बराबर होती हैं। तो आगे आते हैं इसमें क्या क्या चीज़ फॉलो होनी चाहिए कि ये जो AB बराबर होगा DC के, AB बराबर होगा DC के इसके, और ये AD बराबर होगा इस BC के एंड AD बराबर होगा BC के, और साथ के साथ जो इसके विकर्ण हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ ले लेते हैं इसके विकर्ण एंड AC बराबर होगा BD के। इसमें समांतर चतुर्भुज में तो कंडीशन थी कि यहाँ आमने सामने की भुजा तो बराबर होंगी लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। और आयत में क्या कंडीशन है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होंगी लेकिन इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आगे बात आती है वर्ग मतलब स्क्वायर। वर्ग में भी सारी भुजा सेम होनी चाहिए। तो यहाँ कंडीशन जो फॉलो होगी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, मतलब चारों भुजा इसकी बराबर होंगी और साथ के साथ इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। विकर्ण AC बराबर BD, ये AC और ये BD।
तो एक तरह से समचतुर्भुज में भी सारी भुजा बराबर थी और उसके विकर्ण बराबर थे, और वर्ग में भी सभी भुजा बराबर हैं और उसके विकर्ण भी बराबर हैं। तो कह सकते हैं, नोट कर लेते हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, वो एक ही चीज़ है। माफ़ करना, समचतुर्भुज वर्ग बराबर होगा समचतुर्भुज के। आगे देखते हैं कॉलिनियर कंडीशन, संरेखीय बिंदु होने की शर्त। तो संरेखीय बिंदु मतलब, इसका संरेखीय बिंदु का मतलब है क्या, कि कोई बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित हो या एक लाइन को छू रहे हों, तो हम कह सकते हैं कि वो बिंदु संरेखीय बिंदु हैं। जैसे कि यहाँ ए, बी और सी तीन बिंदु एक ही लाइन को छू रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों बिंदु संरेखीय हैं। और क्वेश्चन में इसकी कंडीशन क्या फॉलो करी जाएगी, जैसे कि तीन बिंदु आपको दे दिए जाएंगे, उनकी सारी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ए बी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बी सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और फिर ए सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। पहले आपको ए बी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर बी सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और ए सी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस निकालने के बाद यदि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, मतलब ये जो बड़ी लाइन है पूरी, इन दोनों छोटी छोटी लाइनों का ऐड दोनों इक्वल आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु हैं वो संरेखीय होंगे। आप यहाँ तक अच्छे से नोट करें और इसको पढ़ें। अगली वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स कराऊंगा। धन्यवाद।